तो आज तारीख है 3 फरवरी और आज के करंट से जितनी भी हमारे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं उनमें ऐसी कोई भी न्यूज़ है जो हमारे नॉलेज के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो सब हम कवर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो एक तो मेटल रेप को लेके आया है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था मेटल रेप को लेके, तो हमारी जो चाइल्ड एंड वुमेन हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने बताया है स्मृति ईरानी ने, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक फ्रंट पेज पे मनरेगा को लेकर न्यूज़ आई है कि मनरेगा की जो वेजेस है वो सालों से डले हुए हैं, तो इसके बारे में डिटेल में बात करना है। एक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर न्यूज़ आई है, इसके बारे में डिटेल में बात करना है। कुछ कल विपक्ष ने जो बजट वगैरह आया उसको लेके कहा है, इन सब की न्यूज़ आई है। तो फ्रंट पेज पे यही 3 न्यूज़ है बेसिकली कहा जाए, बाकी सब तो पॉलिटिकल न्यूज़ है। तो अगर हम बात करें मेटल रेप की न्यूज़ की, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि मेटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए उन लोगों ने अमेंडमेंट लाया जाएगा और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे इसमें इसमें हो सकता है अभी 2-3 साल लगे, आराम से लेके आएंगे, क्योंकि सारी सारी चीज़ें देखनी है। लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि वही सीन है ना कि अगर उसको गलत यूज भी किया जा सकता है। वही है ना कि फॉल्स यूज एक टूल के रूप में पति को हरेस करने के लिए भी महिलाएं फिर उस चीज़ का यूज कर सकती है ना, कि मेटल रेप तो तुम कैसे ही पता करोगे, वो सीन है। तो इसको कैसे करना है, इसको लेकर कवायद चल रही हैं। बाद में अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की गई थी मेटल रेप को लेके, और इसमें ये कहा गया था कि जो आर्टिकल नहीं सॉरी सेक्शन 375 है, आईपीसी सेक्शन 375, उसमें मतलब उसमें रेप्स वगैरह के बारे में दिया गया है, उसमें मेटल रेप को अलग से छूट दी गई है कि ये रेप में नहीं आएगा। तो उस पिटीशन में मानना ये था कि इसको हटा ही देना चाहिए, सेक्शन 375 हटा देना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली इलीगल हो जाएगा। वो क्या मतलब ऑटोमेटिकली लीगल हो जाएगा, सीधी सी बात है कि मेटल रेप भी मतलब रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। और बाय द वे जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके द्वारा भी कहा गया था कि 8% महिलाएं जिंदगी में जिनकी शादी हो चुकी है वो जिंदगी में कभी ना कभी एक बार तो अपने पति से मेटल रेप फेस करती हैं। तो इसको लेके भी ये बहुत बड़ा डाटा है अगर माना जाए तो फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से भी। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ जो आई है एमजी नरेगा को लेके। अब मनरेगा को जो लेके न्यूज़ आई है वो क्या है कि तकरीबन 3,758 करोड़ है वेज वो वर्कर्स को देना है और जो अभी तक पहुंचाया नहीं गया है, जो कि बेसिकली कहा जाए तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये 3 राज्य हैं जहाँ पे हजारों करोड़ों का वेज है जो वर्कर्स को देना है मनरेगा के तहत। बट बजट ही खत्म हो चुका है और यूज़ बहुत ज़्यादा कर लिया था, बहुत सारे लोगों को दे दी थी जॉब्स वगैरह, तो वेज पहुँचा ही नहीं है। और हम लोग बात करें कि हम मनरेगा कैसे आया था, हाँ, और बाय द वे इस साल हम देखते हैं मनरेगा का बजट और घटा दिया गया है, तो अब देखते हैं कैसे होता है। बाय द वे मनरेगा को स्टार्ट कैसे किया गया था, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी, एक्ट के द्वारा आई थी 2005 में, और फिर इसको ही बाद में महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था, तो एमजी नरेगा हो गया था फिर वो। और इसके अंतर्गत रूरल एरिया में रहने वाले अनस्किल्ड वर्कर्स को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। और इस साल की बात करें ना तो 21 आउट ऑफ 35 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा बजट खत्म कर लिया, तो मतलब बहुत ज़्यादा ही काम हुआ है मनरेगा में देखा जाए तो लोगों द्वारा। और लेकिन प्रॉब्लम यही है कि डाटा कहता है कि नेशनल सैंपल सर्वे जो है उसके द्वारा ये डाटा निकल के आया था कि जो मेंस हैं उनको 264 रुपये, और जो महिलाएं हैं उनको 205.32 रुपये मिलते हैं केवल वेजेस के रूप में। तो ये वेज देखा जाए तो डेली वर्कर के हिसाब से बहुत कम है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके। इलेक्टोरल बॉन्ड हम लोग जानते हैं हमारे जेटली जी शुरू करके गए थे, जिससे भर भर के भ्रष्टाचार चलता है। तो देखो हुआ क्या, जनवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड रिकॉर्ड तोड़ बेचे हैं, 1,213 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं। देखो इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है कि कोई भी आम इंसान जाके बैंक में जाके एक बॉन्ड खरीद सकता है जो हजार रुपए से 1 करोड़ तक का होता है। उस बॉन्ड को तुम जाके किसी भी पार्टी को दे सकते हो, बदले में ना तो तुम्हारा नाम डिस्क्लोज किया जाएगा, केवल बैंक को पता होगा तुम कौन हो और पार्टी को पता होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और ये बॉन्ड अगर 15 दिन के अंतर पार्टी वहाँ पे बैंक में जाके कैश करवा लेती है तो कैश हो जाएगा, वरना इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, सीधी सी बात है, 15 दिन के अंदर करना होता है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और इस बार सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड हम लोग जानते हैं बीजेपी को मिले हैं। लेकिन पता है एक चौंकाने वाली बात यह है कि अगर हम लोग बात करें पूरे साल में फंडिंग सबसे ज़्यादा पैसा किस पार्टी को मिला है हमारे इंडिया में, तो जो बसपा है बहुजन समाजवादी पार्टी,
उसको सबसे ज़्यादा रुपए मिला है अगर डोनेशन के रूप में कहा जाए तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये एक्सिम बैंक के बारे में कि श्रीलंका को हम लोग $500 मिलियन का जो है लोन है वो दिया जा रहा है हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है उसके द्वारा। बेसिकली हम जानते हैं कि श्रीलंका में बहुत क्राइसिस चल रहा है और वहाँ पे फॉरेक्स ख़त्म हो गया है, बहुत सारे टूरिज्म वगैरह सेक्टर बर्बाद हो चुके हैं उनके कोरोना की वजह से बेसिकली। तो फॉरेक्स आ ही नहीं रहा है कहीं से, तो श्रीलंका की मदद करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है चाइना और पाकिस्तान को लेके कि जो मतलब बेसिकली राहुल गांधी ने कहा है, पॉलिटिकल बयान मान लो बेसिकली, लेकिन हाँ उसके बाद बहुत जंग छिड़ गई तो मैंने सोचा कवर कर ले रहा है कि चाइना और पाकिस्तान आपस में साथ आते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, और जस्ट बिकॉज ऑफ करंट सिचुएशन की वजह से जो हमारी केंद्र सरकार कर रही है, ये कहा गया है राहुल गांधी के द्वारा। जैसे ही ये कहा गया तो वहाँ से उधर से जो बैठ के अभी जो प्रावधान हुए हैं उनको फेंकना शुरू कर दिया हमारे मंत्रियों ने, कहा कि ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, कांग्रेस वाले ये है वो है। और हम लोगों ने तो बॉर्डर विलेज जैसी चीज़ें शुरू की हैं, इस बार के बजट में बॉर्डर विलेज की बात की गई है, बॉर्डर रोड कनेक्टिविटी हम लोगों ने की है, बीआरओ ने रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। जितना काम कांग्रेस के द्वारा 3 साल में किया जाता था उतना बीआरओ इस समय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1 साल में कर रही है। और जो डोकलाम वाले हम लोग एरिया को देख लें, उसके बाद में हम लोग देख लें शाशगम वैली में जो काम हुआ है, मतलब शाशगम वैली को बेसिकली शाशगम वैली के पास में सियाचिन में वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को लेके जैसे इंडिया ने स्टैंड लिया था, जो टुशोंग जो हम लोगों के वो थे क्या कहते हैं टुशोंग जो कहा जाता है ना बुद्धिस्ट का निगम, उसको लेके बहुत अच्छा काम हुआ है। और मतलब फिर आपस में बैक थ्रू होने लगा, बस हमें पता होना चाहिए बेसिकली मुद्दा क्या है। और इसके बारे में फिर कभी आगे आएगा एडिटोरियल तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है हमारी रामसर साइट को लेके। हम जानते हैं कल हम लोगों ने बात भी की थी, कल वर्ल्ड्स वेटलैंड डे भी था। तो भारत ने 2 नई रामसर साइट, एक तो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि हरियाणा में, और एक है होमेट्री नेशनल पार्क जिसको नेचुरल रूरल लाइफ के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो इन दोनों को हम लोगों ने क्या बना दिया है, बेसिकली जो ये होमेट्री नेशनल पार्क है ये यूपी में है, तो यूपी और हरियाणा के ये 2 नेशनल पार्क है जिन लोगों को हम लोगों ने क्या घोषित कर दिया है, हम लोगों के यहाँ का नया वेटलैंड बेसिकली। तो ये 2 नए वेटलैंड है जिनको घोषित किया गया है। और हाँ बाय द वे एक चीज़ और है, एक किजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में और बेखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में, इन दोनों को भी जल्दी ही किया जाने वाला है। तो अगर अभी की बात की जाए कितने हमारे पास में वेटलैंड हो चुके हैं, तो कल मैं कह रहा था 47 है, आज बात की जाए तो हमारे पास में 49 हो चुके हैं। तो दैट्स ऑल। और हाँ बाय द वे जो एक न्यूज़ और आई है उसके नीचे ही नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क वगैरह को लेके कि जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हरियाणा में, तो हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने एक चीज़ और कही है कि यहाँ पे ऐसे होम स्टेस बनाए जाएंगे बेसिकली। अब होम स्टे कैसे होंगे कि वहाँ पे कोई भी जा सकेगा, वहाँ पे रुक सकेगा, वहाँ की रूरल लाइफ वहाँ के कल्चर को वो कर सकेगा, क्या कहते हैं एक तरीके से देख सकेगा, जान सकेगा, इन सब चीज़ों के लिए बनाए हैं। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो आई है ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर को लेके। देखो थोड़ी हम लोग ग्रेफाइट की बात कर लें। ग्रेफाइट देखो पहले हम बात करते हैं ग्रेफाइट मतलब कैसा होता है। ग्रेफाइट हेक्सागोनल लिट्यूस से बनता है ग्रेफीन के, ठीक है। और ग्रेफाइट फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल कंडक्टर की बात करें तो मोस्ट इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टर भी होता है वो। तो ऑलमोस्ट सारी ही अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं उसमें। इसी वजह से ग्रेफाइट को हम लोग जानते हैं वंडर मटेरियल भी बोला जाता है लेमन लैंग्वेज में। तो ग्रेफाइट किससे बनता है, ग्रेफीन से बनता है। और इंडिया में ग्रेफाइट का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होता नहीं है, हम लोग कई बार ग्रेफाइट बाहर से मंगाते हैं। तो दैट्स वाई हम लोगों ने ग्रेफाइट इनोवेशन सेंटर बनाने का फैसला किया है जो कि केरला में बनाया जाएगा और जिसको कहा जा रहा है कि अगले आने वाले 1-2 साल में बन जाएगा। अब कह तो दिया गया है, अब देखते हैं बन जाता है तो अच्छी बात है। तो न्यूज़ तो केवल इतनी थी। एक एडिटोरियल आया है जो कि आया है यूके और भारत को लेके। देखो हुआ क्या, यूके हम जानते हैं ब्रेग्जिट हो गया उसका, ईयू से अलग हो चुका है। और ईयू से अलग होने के बाद एक ट्रेड पार्टनर की आवश्यकता है, एक बड़े ट्रेड पार्टनर की आवश्यकता है ब्रिटेन को इस समय, ठीक है। तो यूके क्या कर रहा है, ट्रेड पार्टनर्स को खोज रहा है। अब यूके के नजरिए से देखा जाए तो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इस समय कौन है, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना है। चाइना के पास में सबसे ज़्यादा करेंसी भी है और ऊपर से जनसंख्या भी अच्छी है। लेकिन चाइना के पास जब बात करने जाता है तो उसको मार्केट एक्सेस चाइना पहली बात तो उतना देता नहीं है। दूसरी बाहर की कंपनियां कभी भी चाइना में टिक नहीं पाती हैं। तो सीधी सी बात है चाइना उतना ट्रेड एक्सेस ये सब नहीं दे रहा है।
इसके बाद में सेकंड नंबर पे ईयू के लिए सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन बचता है? आसियान बचता है। आसियान के साथ में काम चल रहा है, लेकिन आसियान इतना दूर है और आसियान में इतनी कंट्रीज है, हर एक कंट्री से अलग अलग ट्रेड करना पड़ रहा है। आसियान से डायरेक्ट एफटीए की बात चल रही है, बट वो एफटीए अभी तक हो नहीं पाया है यूके का। थर्ड नंबर पे अगर सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कहा जाए तो कौन बचता है? इंडिया बचता है। और ज़्यादातर ये ट्रेड पार्टनर मैंने किसकी बात की है? जो एशिया पैसिफिक में है, क्योंकि एशिया में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। साउथ एशिया में तो देश की दुनिया की आधे से ज़्यादा जनसंख्या यहीं रहती है। तो थर्ड नंबर पे अगर कहा जाए सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन बचता है? इंडिया बचता है। अब इंडिया और यूके दोनों दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, सिक्स्थ और फिफ्थ नंबर की अर्थव्यवस्थाएं हैं, और दोनों की जीडीपी आपस में बहुत बड़ी है, मार्केट कैप भी बड़ा है, और परचेसिंग पावर पैरिटी तो इंडिया की टक्कर तो है ही नहीं कहीं यूके, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या ही इतनी है हम लोगों की। अब हम लोगों की जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं इनको बढ़ाने की बात की जा रही है और साथ ही साथ में एफटीयू करने की बात की जा रही है। देखो, क्या हम लोगों ने यूके से पहले एफटीए करने की बात की थी? हाँ, हुई है। 2007 में जब यूके ईयू में हुआ करता था, तब बायलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की बात चली थी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीटीआईए कहा जाता है। तो बीटीआईए की बात चली थी किसमें? 2007 में, जिससे पूरे ईयू की कंट्रीज के साथ में हम लोगों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। लेकिन हुआ क्या? बाद में तिलांजलि दे दी गई, इसको खत्म हो गया, वो कुछ नहीं हुआ उसका। 2002 से बात होना शुरू हुई थी, 2021 तक बात हुई है, और पिछले साल बीटीआईए को तिलांजलि दे दी गई कि अब ये तो नहीं कर रहे, छोड़ो, ठीक है। बाद में क्या हुआ? अभी ब्रेक्जिट हो गया। मई 2020 में वर्चुअल मीटिंग होती है हमारे मोदी जी और बोरिस जॉनसन की। आपस में तय किया जाता है कि जो अभी हम लोगों का ट्रेड है 23 बिलियन पाउंड, उसको 2030 तक डबल करना है, हम लोगों को 46 बिलियन पाउंड तक पहुंचाना है। और साथ ही साथ ये फैसला किया जाता है कि 2021 के अंत में, दिसंबर तक, हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे डायलॉग शुरू कर देंगे। 2021 का एंड हो जाता है, आ जाती है जनवरी 2022। चलो एक महीने बाद सही, लेकिन फ्री ट्रेड पे डायलॉग शुरू हो गया है। अब देखो, कई बार लोगों को लगता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अरे वो तो बस 200 चाहा कर लिया, ऐसा नहीं होता। उनके पीछे 2-3 साल डायलॉग चलते हैं, कैसे करना है, किन किन चीज़ों में करना है, किन किन पे सेस लगेंगे, किन किन पे सरचार्ज लगेंगे, किन किन पे कुछ नहीं लगाना, किन किन पे लगाना है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिन पे सेस और सरचार्ज नहीं हटा सकते तुम, वरना तुम्हारा इंडिजीनियस मार्केट खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो इंडिया के लिए दूध है, ऊन है, तो इनको इंडिया नहीं हटा सकता। दूध पे जिस दिन इंडिया ने टैक्सेस हटा दिए, एफटीए कर लिए, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ऐसे आएगा ना कि तुम खत्म हो जाओगे यहाँ पे। तो वो भी सीन है। तो अब लेकिन अभी क्या किया गया है? अभी हम लोगों को एफटीए के डायलॉग शुरू कर दिया गया है, हम लोगों को आपस में जनवरी 2022 शुरू हो गया है। और धीरे धीरे कुछ चीज़ों को हम लोगों ने एफटीए करना शुरू भी कर दिया है, ऐसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, कि देखा जाए आसान हो जाएगा करना अगर ये सही से काम कर रहा है तो अभी ब्रिटिश एप्पल है जैसे हम लोगों के यहाँ आने लगे हैं, और भारतीय जो मछुआरे हैं वो अपनी मछलियाँ ब्रिटेन में आराम से बेच पा रहे हैं। तो इन दो चीज़ों में अभी एफटीए हम लोगों का पार्शियल रूप से लागू हो चुका है, लेकिन फुल एफटीए कहा ये जा रहा है कि इस साल के एंड तक लागू कर दिया जाएगा। अब वही है कि देखो, अभी डायलॉग चलेंगे, नेगोशिएशन चलेंगे दोनों देशों के बीच में, और धीरे 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 करके जब हर चीज़ पे फैसला हो जाएगा उस हिसाब से साइन कर दिए जाएंगे। मोदी जी की एक बड़ी सी फोटो आएगी बोरिस जॉनसन के साथ, जिस दिन एफटीए साइन होगा, ये तो है ही है। अब देखो, इंडिया और यूके में पोटेंशियल बहुत है, हमें एफटीए से फायदा क्या होगा ये देखते हैं। पोटेंशियल बहुत है। हम ब्रिटिश की बात करते हैं तो यूके या ब्रिटेन टेक में बहुत अच्छा है, एआई टेक्नोलॉजी में अच्छा है, कटिंग की बात करें, जो कटिंग एजेस वगैरह होते हैं उन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, वो हमें मिलेगी। हमारे पास एक कॉमन हिस्ट्री है, और उस कॉमन हिस्ट्री की वजह से ना आज भी हमारे यूके के साथ में, इवन तो उन्होंने हम पे राज किया था, उन्होंने हमें बहुत सप्रेस भी किया, लेकिन फिर भी हमारे संबंध उनके साथ में अच्छे हैं आज भी हजारों कंपनी इंडिया की यूके में जाके काम करती है, ब्रिटेन में जाकर काम करती है, इंग्लैंड में काम करती हैं, और वहाँ की हजारों कंपनियां हमारे यहाँ काम करती हैं। और अगर कुछ बेसिक एक दो के नाम ले दूं तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम हिंदुस्तान है, लेकिन वो हिंदुस्तान की कंपनी नहीं है, वो यूके की कंपनी है, लेकिन वो इंडिया में अपना सामान बेचती है। और उसके साथ ही साथ में हिंदुस्तान यूनिलीवर का हेडक्वार्टर तक उन लोगों ने मुंबई में बना दिया, मतलब जो मेन हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में सेटअप कर दिया। कितनी बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ में हम लोग देखें तो जैसे ओला वगैरह हुआ, ओला रेगुलेशन हम लोगों ने वहां पे शुरू कर दिए हैं। टाटा तो जाने कब से है, टाटा की जो टिटली टी है, और टिटली बेसिकली टी बैग्स आते हैं टाटा के, वो टी यूके की बेस्ट सेलिंग टी है, नंबर 1 पे वही चाय आती है। ऑलमोस्ट हर यूके का बंदा उसी की चाय या ग्रीन टी को पीता है।
तो टाटा वहाँ पे नंबर 1 है, टाटा ने वहाँ पे अपने TCS सेंटर्स लगा के रखे हैं, इन्फोसिस भी हमारे वहाँ पे काम करती है, तो हजारों कंपनियां हैं जो एक दूसरे के यहाँ हम लोग काम करते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। साथ ही साथ में हम लोग बात करते हैं कि इंडो, और भाई है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट पहले से है इन कंपनियों के, इनको भी बढ़ावा मिलेगा FTA होने के बाद में। इसी साथ साथ में हम बात करें इंडो पैसिफिक एरिया की, तो एक इंडो पैसिफिक एरिया में पार्टनर की जरूरत है किसको? यूके को। जस्ट बिकॉज ऑफ कि चाइना जिस हिसाब से प्लांट चीज, और क्योंकि देखो चाइना के पास में आबादी बहुत है, और दुनिया की आधी आबादी हम लोगों ने अभी बात की जैसे साउथ एशिया में रहती है। तो इंडिया में अगर वो प्लांट बना लेता है, इंडिया में अगर अपनी कंपनी स्टेब्लिश कर लेता है यूके, उसको आसानी हो जाती है ईस्ट एशिया में अपना सामान बेचने के लिए, इवन दो चाइना तक में अपना सामान बेचने के लिए आसानी हो जाती है। चलो उससे FTA नहीं होगा, पर कुछ कुछ सामान तो बेचते ही रहेंगे ना, फायदा मिलता रहेगा, लेकिन उसके लिए कम से कम इंडिया तक एक्सेस होना चाहिए। तो जियो पॉलिटिकल फायदे भी बहुत है, और वही ना कि दुनिया की दो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था साथ में आएंगी तो डिफेंस वगैरह भी हम लोगों का आपस में अच्छा ही होगा, सीधी बात है। अब इसमें आती है चैलेंज कहाँ है हम लोगों के पास। चैलेंज है जैसे हम लोग बात करें कि EU यूरोपियन यूनियन से हम लोगों का FTA होने की बात 2002 से चल रही थी, 2007 से मतलब बेसिकली सही से होना शुरू हुई थी। पिछले 2007 से लेकर आज 2021 में हम लोगों ने क्या किया? तिलांजलि दे दी उस पूरी चीज को, कुछ नहीं हुआ, खत्म हो गई वो बात। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो आसियान वाले देश हैं उनके साथ में हमारा RCEP होने वाला था, RCEP फ्री ट्रेड के लिए था बेसिकली, उसको करने से इंडिया ने मना कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो लोग उसमें दूध, ऊन, ऐसी चीजें भी डालना चाह रहे थे, काली मिर्च, ये सब चीजें डालना चाह रहे थे, और हम नहीं चाहते थे कि हमारा मार्केट खत्म हो जाए, तो हम लोगों ने RCEP से मना कर दिया था। वहीं हम देखते हैं कि एक जब से कोरोना आया है एक इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि जब भी कोई कंपनियां यहाँ वहाँ जा रही हैं तो कब अभी सर्वाइव कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। ऐसे समय में जब लोग ज़्यादा ऐसे मतलब प्रोटेक्टिव हो गए हैं, अपना पैसा उतना खर्च नहीं कर रहे हैं, तो कंपनियां कैसे सर्वाइव करेंगी, चली भी जाती है तो ये सारी भी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है, मात्र ट्रेड से नहीं होगा, हम लोगों को सर्विस सेक्टर को भी बढ़ाना पड़ेगा। देखो हमारा जो TCS वगैरह है, टाटा की बात करें, अकेले टाटा कंपनी यूके में जाके 30,000 से ज़्यादा लोगों को जॉब देती है, और केवल वही नहीं, और भी कंपनियां हैं जो हम लोगों की वहाँ पे जाके जॉब देती हैं, उनकी भी आके देती हैं, बट उनका सर्विस सेक्टर इंडिया जितना बड़ा नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि अगर उनकी कंपनियां आती हैं तो इंडियंस को और ज़्यादा जॉब्स दें, जो ब्रैकेट है वो इतना ज़्यादा दूर ना रहे दोनों देशों का, ये भी एक चीज़ है। और भाई है कि सर्विस सेक्टर को बढ़ाया जाए, सीधी सी बात है, सर्विस सेक्टर में इम्पल्सन के साथ में दोनों लोग आपस में आ पाए। तो अब ये FTA कैसे होता है ये तो देखने वाली बात होगी। और दैट्स ऑल। अगर हम बात करते हैं 3 फरवरी की, तो यही कारण था जो हमें किसी भी एग्जाम में जाने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।